अच्छा सॉरी, वो वीडियो थोड़ी इंटरप्ट हो गई थी। तो अजाइल प्रोसेस हम देखने लगे थे क्या चीज़ है। तो इसके अंदर हमने कुछ एजम्पशंस पहले सपोज कर लेने हैं कि ये 3 एजम्पशंस आएंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, जिस तरह हमने वाटरफॉल की बात की थी, वाटरफॉल मॉडल कि उसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स पहले से बतानी पड़ती है। तो इसके अंदर हमने फर्ज कर लिया है कि सारी रिक्वायरमेंट्स जो है यूज़र पहले से नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि सॉफ्टवेयर की सारी रिक्वायरमेंट्स उसे हो सकता है कि पहले से ना पता हो। टाइम के साथ साथ जैसे उसके पास फर्स्ट इंक्रीमेंट जाता है तो फिर वो देखेगा उस प्रोजेक्ट को और देन डिसाइड करेगा कि न्यू इसके अंदर क्या चीज़ मैंने ऐड करनी है। पहले एजम्पशन तो ये हो गई। सेकंड नंबर पे हमने ये फ़र्ज़ कर लेना है कि डिज़ाइन जो होता है वो हम पूरे प्रोजेक्ट का एक ही बार हम डिज़ाइन नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, ठीक है। इसकी वजह से हमने इसको क्या किया, इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर दिया। और एक बात याद रहे कि एजाइल जो मॉडल है ये भी एक इंक्रीमेंटल मॉडल है, ठीक है। इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल भी कह सकते हैं और इसको इंक्रीमेंटल मॉडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है, वो इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में डिलीवर किया जाता है, ठीक है। इंक्रीमेंट्स मीन पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को जब डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इसके वर्जन्स आते हैं आपके पास, ठीक है। आप अभी जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसके बाद कोई न्यू वर्जन आ जाता है तो वो एक क्या इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में आपके पास सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन करना ज़्यादा इजी है अजाइल मॉडल के अंदर। उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स देखें, अजाइल के प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहला इसका प्रिंसिपल है कि इसका मेन मकसद जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसका असम्पशन है कि जिस टाइम मर्ज़ी चेंजिंग आए, रिक्वायरमेंट्स में चेंजिंग आए तो आपने उसको वेलकम बोलना है। आपने ये नहीं कहना कस्टमर आता है आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स को चेंज करने के लिए तो आप उसको ना नहीं बोलेंगे। देन थर्ड नंबर पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कपल ऑफ मंथ्स में नहीं बनना चाहिए बल्कि कपल ऑफ वीक्स में बने, ठीक है। डिलीवरेबल हो, वर्किंग फॉर्म में हो वो सॉफ्टवेयर, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 वीक के अंदर अंदर आपने एक इंक्रीमेंट बना के देना है, चाहे वो थोड़ा ही काम क्यों ना हो। उसके बाद इसके अंदर जो भी कस्टमर्स होंगे या सॉफ्टवेयर टीम होगी वो मिल के काम परफॉर्म करेगी। देन ये 6 नंबर पे देखें, यहाँ पे क्या फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन होगी, मतलब कस्टमर के साथ फ़ेस टू फेस और जो होगी ओरल कन्वर्सेशन होगी। इसी तरह अगर हमने जाइल मॉडल की प्रोग्रेस को देखना है तो इसके लिए उसका सॉफ्टवेयर से जो फीडबैक मिलेगी, आपने पहला इंक्रीमेंट यूज़र को दे दिया, उससे पूछना है कस्टमर से कि आपको ये कितने % पसंद आया। जितने % भी उसको पसंद आया होगा वो आपकी सॉफ्टवेयर की जो होगी प्रोग्रेस या फीडबैक होगी, तो आपको पता चलेगा कि जाइल डेवलपमेंट से आपको कितनी प्रोग्रेस मिली है। और इसके अलावा इसके अंदर सारे स्पॉन्सर्स हो, डेवलपर्स हो या सारी टीम हो वो मिल के काम करती है। और इसके अंदर सिंप्लिसिटी को फॉलो किया जाता है, मतलब ये ख्याल करना है कि जितना भी सॉफ्टवेयर बन रहा है वहाँ पे उसके डिज़ाइन को सिंपल से सिंपल रखा जाए, उसको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ना किया जाए कि यूज़र को उसकी समझ ही ना लगे। और आर्किटेक्चर या इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो होनी चाहिए वही चूज़ करनी चाहिए जो बेस्ट हो या जिनका पूरा होना ज़रूरी है, ठीक है। ये इसके मेन थे प्रिंसिपल्स। उसके बाद ये ह्यूमन फैक्टर्स आप लोगों ने देख लेना है कि ह्यूमन फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करता है प्रोजेक्ट को या सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे ह्यूमन के अंदर हम लेंगे सॉफ्टवेयर टीम को। अब सॉफ्टवेयर टीम के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि या अजाइल टीम के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगी। सबसे पहले तो कंपिटेंस होना चाहिए कि उनके अंदर स्किल्स इतनी हो कि वो अजाइल मॉडल को अप्लाई करें और उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाए। उसके बाद कॉमन फोकस, पूरी की पूरी टीम मिल के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे, उनका एक कॉमन फोकस हो, कॉमन गोल हो उसका। कोलैबोरेशन, पूरी की पूरी टीम की आपस में कोलैबोरेशन हो, आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, टीम के हर एक फ़र्द के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पे उनके पास कोई ना कोई सल्यूशन होना चाहिए। फिजी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी,
अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जो पहले भी अकर हुई थी तो उन्हें याद हो कि पिछली बार हमने सोल्यूशन क्या अप्लाई किया था। इसी तरह कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है तो उनके पास उनका सोल्यूशन हो। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, आपस में हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आएगा कि टीम जो आपस में मिलके काम करे और देखे कि कौन सा काम किस वक्त पर करना है, उसके लिए शेड्यूल बनाया गया हो और सारी टीम में आपस में डिवाइड हो कि इस पर्सन ने ये काम परफॉर्म करना है, कितने टाइम के अंदर करना है और इस काम के लिए कितने पर्सन रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो ये थी एजाइल के ये ह्यूमन फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं और वो ह्यूमन के अंदर क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए। उसके बाद है जो एजाइल डेवलपमेंट का फर्स्ट मॉडल जो है, हमने 2 मॉडल्स इसके अंदर करने हैं, एक्सपी और स्क्रम। ठीक है, सबसे पहले एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को देखते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी एक एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। ठीक है, इसका एक न्यू वर्जन है IXP, जिसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल XP के नाम से उसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे। IXP जो है इसका वर्जन है और उसके बाद मतलब वर्जन से मुराद है कि XP में अगर 4 से 5 उसके स्टेप्स है तो उसके अंदर मज़ीद IXP के अंदर 1 और ऐड कर दिया गया। इस तरह XP वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर आगे डिस्क्राइब की गई हैं कि वैल्यूज़ XP वैल्यूज़ क्या होंगी। इसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं जिसका मेन मकसद क्या है, फाउंडेशन फॉर ऑल वर्क परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ XP। कि ये भी हम कह सकते हैं एक टीम के अंदर जो टीम को मस्ट वैल्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा, अजाइल टीम को, उसकी बात की जा रही है। या XP मॉडल को जब अप्लाई किया जाएगा तो इन वैल्यूज़ को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो 5 वैल्यूज़ कौन कौन सी है। कम्युनिकेशन होनी चाहिए वहाँ पे मस्ट, किन के दरमियान हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर टीम के दरमियान भी हो सकती है, वो कस्टमर्स के दरमियान भी हो सकती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इनकी अच्छी होनी चाहिए टीम की। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है कोलैबोरेशन हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो, तो इससे क्या होगा, कोलैबोरेशन से मेटाफोर्स होंगे, इस्टेब्लिशमेंट होगी मेटाफोर्स की। मेटाफोर्स क्या है, ये यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन सबसे लास्ट में नज़र आ रही होगी। मेटाफोर किसे कहते हैं, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनवाना है, आपसे मैं बताती हूँ कि ये किस तरह से वर्क हो, कि अगर ये कल को सॉफ्टवेयर बनता है तो इसकी वर्किंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो एक स्टोरी को हम कह सकते हैं। ठीक है, मेटाफोर क्या है, इज़ अ स्टोरी डेट एवरीवन के अंदर कस्टमर भी आ सकता है, प्रोग्रामर भी आ सकता है, मैनेजर भी आ सकता है, जो ये बता सकता हो कि सिस्टम किस तरह से वर्क करे। ठीक है, तो उस स्टोरी को हम मेटाफोर बोल सकते हैं। अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो हमारी मेटाफोर्स भी अच्छी होगी, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी अच्छी होगी, रिक्वायरमेंट्स का हमें अच्छी तरह से पता चल सकता है। ठीक है, तो पहला जो वैल्यू जो थी वो थी कम्युनिकेशन। सेकंड नंबर पे क्या है, सिंप्लिसिटी। XP रिस्ट्रिक्ट करती है कि डेवलपर्स को जो हो सिंप्लिसिटी को फॉलो करना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब आप लोगों ने पहले भी एक रूल पढ़ा था, कीप इट सिंपल, कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को सिंपल रखना है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं उसको बनाना। ठीक है, तो इसके अंदर चाहे हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो डिज़ाइन को भी सिंपल से सिंपल रखना चाहिए। यहाँ पे देखें डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो रीफैक्टर हो। यहाँ पे ये बताया गया, ये रीफैक्टर, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है रीफैक्टर, इसकी डेफिनेशन नीचे दी गई है सबसे लास्ट पे। ये रीफैक्टरिंग किसको कहते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर के इंटरनल पार्ट को चेंज करें और उसका इफ़ेक्ट एक्सटर्नल पार्ट पे ना पड़े। ठीक है, इंटरनल पार्ट से मुराद यहाँ पे कोडिंग होगी और एक्सटर्नल पार्ट से मुराद उसका फ्रंट एंड होगा। ठीक है, अब देखें आप लोगों ने सी पढ़ी होगी, उसके अंदर फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो वहाँ पे अगर सम को कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है 2 से 3 मेथड हो। एक मेथड में ज़रा कोड 2 लाइंस में आ रहा है, एक मेथड के अंदर कोड 4 लाइन में आ रहा है,
तो वो डेवलपर जिस तरह से इजी समझे उसको उसमें से कोई भी कोड सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकता है। 3-4 फंक्शंस का मेन मकसद तो यही है ना कि वो बटन एक सम परफॉर्म करे। तो इंटरनल चाहे कोडिंग जितनी मर्ज़ी चेंज हो, कोडिंग सिंपल से सिंपल हो, या डेवलपर की मर्ज़ी वो जिस तरह से मर्ज़ी करे, लेकिन उसका इफेक्ट फ्रंट एंड के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उसकी आउटपुट वही जनरेट होनी चाहिए जो फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म करता है या सेकेंड या थर्ड, ठीक है। तो उसका इफ़ेक्ट जो फ्रंट एंड के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके अंदर मेन बात यही की गई है सिंप्लिसिटी के अंदर कि आपका डिज़ाइन ऐसा हो जिसके अंदर रीफैक्टरिंग पॉसिबल हो। रीफैक्टरिंग प्रोसेस क्या चीज़ है कि आपने इंटरनल में चेंजिंग करनी है और उसका इफ़ेक्ट एक्सटर्नल के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे थी फीडबैक। फीडबैक यहाँ पे लाजमी है। फीडबैक जो हो सकती है वो 3 मेथड से मिल सकती है आपको। एक तो खुद सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर वर्किंग फॉर्म में जब होगा तो उससे कितनी आपको प्रोग्रेस मिल रही है, तो वो भी एक फ़ीडबैक है। कस्टमर से मिल सकती है, उससे पूछ सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी पूरी हुई है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर टीम की आपस में फ़ीडबैक भी हो सकती है कि वो डिस्कस करते हैं कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, इससे कितने % रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई। तो इस तरह से भी फ़ीडबैक टेस्ट की जा सकती है, ठीक है। और लास्ट पे जो आता है करेज। करेज को दूसरा हम डिसिप्लिन भी ले सकते हैं। अगर हम एजाइल को अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपी को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने टीम को इनकरेज करना है कि आपने आज के लिए काम करना है, ना कि आपने उनके ऊपर स्ट्रेस डालना है कि टुमारो के लिए काम करें। बल्कि एजाइल के अंदर, एक्सपी के अंदर आपने सिर्फ आज के दिन का काम करना है। जिस तरह सॉफ्टवेयर टीम जो होती है मोस्टली यही ट्राई करती है कि आइंदा 1 मंथ के लिए काम जो है वो हम आज ही सारा परफॉर्म कर लें, आज ही सारा का सारा काम टीम से परफॉर्म कर लें। लेकिन एक्सपी के अंदर आपने ऐसा नहीं करना। फर्स्ट इंक्रीमेंट अगर बन रहा है तो सिर्फ आपने फर्स्ट इंक्रीमेंट के ही ऊपर काम परफॉर्म करना है, ठीक है। आपने सेकंड इंक्रीमेंट के बारे में नहीं पहले से सोचने लग जाना। तो ये इसकी वैल्यूज़ थी। उसके बाद इसके एक्सपी प्रोसेस जो है ये हम देखते हैं। ये जो मॉडल हमने बात की है कि एक्सपी क्या चीज़ है, अगर हम याद रहे एक्सपी वैल्यूज़ और एक्सपी प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। अगर हम एक्सपी मॉडल को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो पूरे की पूरी टीम मेंबर को मस्ट फॉलो करनी पड़ेंगी। और एक्सपी प्रोसेस क्या है कि मेथड क्या है कि आपने ये एक एजाइल मॉडल अप्लाई कर रहे हैं तो उसके क्या प्रोसेस होंगे, उसके फंक्शंस क्या होंगे, किस तरह से रिक्वायरमेंट्स लेनी है, डिज़ाइन कैसे बनाना है, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी। सेम कह लें कि स्टेप्स जो हैं वाटरफॉल मॉडल के या सिंपल हमने SDLC के पढ़े हैं, हर एक मॉडल के वही हैं, बस थोड़ा बहुत नाम का चेंजिंग है या उनके अंदर कुछ माइनर सा डिफरेंस है। तो आप लोगों ने मेन वही जो 5 स्टेप्स जो थे, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का, प्लानिंग का आ जाता है, किसी के अंदर डिज़ाइनिंग का आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाती है, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये मेन सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम एक्सपी प्रोसेस की तरफ चलें तो इसकी जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, प्लानिंग है, डिज़ाइन है, कोडिंग एंड टेस्टिंग है। यहाँ पे एक पहले मैं आपको फिगर की तरफ ले चलूँ, ये देखें। अब देखें यहाँ पे आपको प्लानिंग सबसे पहला स्टेप है। प्लानिंग के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी ये भी उन्होंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि प्लानिंग के अंदर एक तो यूज़र स्टोरीज अप्लाई की जाएंगी, वैल्यूज़ अप्लाई की जाएंगी, एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया एंड आइट्रेशन प्लान, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें किसके अंदर होगा, प्लानिंग के अंदर होगा। उसके बाद डिज़ाइन के अंदर भी इसी तरह सिंपल डिज़ाइन, CRC कार्ड्स, स्पाइक सॉल्यूशंस, प्रोटोटाइप्स, ये सारी एक्टिविटीज़ इस तरह अंदर परफॉर्म होगी। अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं पहले प्लानिंग को। इसको उन्होंने कहा कि प्लानिंग गेम भी बोल सकते हैं, जो स्टार्ट की जाती है लिसनिंग से। सुनना है आपने, किसको सुनना है, कस्टमर को, जिसका आपने प्रोजेक्ट बनाना है, आपने पहले उसको सुनना है कि वो क्या चाह रहा है मुझसे, ठीक है। तो इसके लिए आपके अंदर पहले तो लिसनिंग पावर होनी चाहिए। कस्टमर आपसे क्या कह रहा है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उसकी बात को समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपका प्लानिंग के अंदर स्टेप क्या है, आपने लिसन करना है यूज़र स्टोरी को, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को। आपने यूज़र स्टोरीज हम बोल सकते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को भी, ठीक है।
अब यहाँ पे उन्होंने कहा लिसनिंग जो है लीड्स टू क्रिएशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टोरीज, जिसको हम यूज़र स्टोरीज कह सकते हैं, जिसका मेन मकसद क्या है, जो डिस्क्राइब करेगी कि आपकी आउटपुट कैसी होनी चाहिए, यहाँ जो भी सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है हमने, उसके फीचर्स या फंक्शंस जो क्या उसकी आउटपुट आनी चाहिए। अब हर स्टोरी के अंदर उन्होंने कहा कि कस्टमर क्या करेगा, हर स्टोरी को कस्टमर राइट करेगा और उसके अंदर एक इंडेक्स कार्ड लगा देगा, इस प्लेस्ड ऑन एन इंडेक्स कार्ड। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ इंडेक्स कार्ड हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये पेन का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ये एक मैंने डिब्बा बनाया, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही मोटा हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे यूज़र ने पहले नंबर पे लिख दिया है कि होम पेज मुझे बना के देना है आपने, ठीक है। ये इंडेक्स कार्ड में तुमसे छोटा सा बना है, 1 मिनट में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल जाए, क्या हो गया, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया एक यूज़र स्टोरी। वैसे तो यूज़र स्टोरी इस फॉर्म में नहीं दी जाती, उसके लिए डायग्राम्स की फॉर्म में मतलब यूज़र की स्टोरीज को लिखा जाता है, लेकिन मैं वैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। यूज़र ने पहले नंबर पे कहा है कि आपने होम का एक फंक्शन बनाना है और उसके अंदर आपने क्या, होम के अंदर क्या करना है, फाइल का बटन ऐड करना है और सेव का बटन हो, इस तरह मल्टीपल उसने अपने बता देनी है रिक्वायरमेंट्स, एक कार्ड के ऊपर, एक पेज के ऊपर लिख के उसने आपको दे देना है, ठीक है। तो ये उसकी क्या थी, यूज़र स्टोरी, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या करना है, ये जो उसने कार्ड बनाया है उसके अंदर जितने भी फंक्शंस लिखे हुए हैं उसको उसने एक प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी से मुराद मैं कह रही हूँ कि फ़ाइल वाला बटन जो हो सबसे पहले परफॉर्म हो, 1 नंबर मैंने इसे कह दिया। उसके बाद सेव का बटन हो 3rd नंबर पे परफॉर्म हो। इसी तरह होम का बटन जो हो वो सबसे पहले इसकी मेन प्रायोरिटी है। तो मैंने जो कस्टमर था उसने बता दिया है कि मेरे टोटल 5 फंक्शंस हैं, इस 5 में से जो 3 नंबर वाला है वो सबसे पहले परफॉर्म होना चाहिए, 2 नंबर वाला लास्ट में होना चाहिए, 1 नंबर वाला सबसे पहले परफॉर्म होना चाहिए। तो ये क्या, उसने एक प्रायोरिटीज़ दे दी हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को कि आपने जब काम परफॉर्म करना है आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे आपने एंड करना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर है। अच्छा, उसके बाद यूज़र स्टोरीज़ की बात हो गई। यहाँ पे बात की गई है कि कस्टमर ने उसको साइन कर देनी है वैल्यूज़। वैल्यूज़ मीन प्रायोरिटीज़। जब भी हमने बात की है कि उसने अपनी स्टोरीज़ बतानी है और उसके ऊपर उसने क्या करना है, नंबर्स दे देने हैं। हर एक फंक्शन को एक नंबर असाइन कर देना है कि कौन सा फंक्शन को कितने नंबर पे जाकर परफॉर्म हो, तो उसको हम कह देते हैं वैल्यूज़ के। यूज़र ने उसको क्या की दी है, वैल्यूज़ असाइन कर दिया। उसके बाद वैल्यूज़ के बाद हमने क्या बात की है, एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया, ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा, यूज़र ने जो हमें यूज़र स्टोरी बताई है, जब आपने वो काम परफॉर्म कर लेना है या आपने देखना है कि आपने जो वो सारी रिक्वायरमेंट सप्लाई हो जाएंगी, तो आपने उसको टेस्ट किस तरह से करना है, ठीक है। टेस्ट किस तरह से हो, यूज़र को दिखाया जाए, आपने उसकी रिक्वायरमेंट सारी लिख ली हैं, दोबारा से बता दिया यूज़र को कि ये सबसे पहले परफॉर्म होगी, आपने डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख के यूज़र को दोबारा से दिखा देना है कि आपकी यही रिक्वायरमेंट्स थी। इसी तरह आप कह रहे हैं कि ये 1 नंबर पे ये हो, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे हो, तो उससे पहले एक्सेप्ट करवाएं कि आप इसी तरह से ये प्रोजेक्ट चाह रहे हैं मुझसे करवाना, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब उन्होंने कहा कि यूज़र स्टोरीज़ जो है वो डेवलप होनी चाहिए
3 वेज़ में। 3 वेज़ में कैसे? सबसे पहला वे जो है कि वो सारी स्टोरीज़ को एक ही बार में इमीडिएटली कोई 2 से 3 वीक के अंदर उसको परफॉर्म कर दिया जाए। सेकंड नंबर पे क्या मेथड है कि स्टोरी जो हो वो हाईएस्ट जिसकी वैल्यू, मतलब यूज़र ने आपको जो कहा है कि जिसकी वैल्यू नंबर 1 है उसको पहले परफॉर्म करे, तो आप उसको पहले नंबर पे परफॉर्म करेगी। एक मेथड हो गया कि प्रायोरिटी वाइज आपने परफॉर्म कर दी। थर्ड नंबर पे आपने देखना है कि उसके अंदर रिस्क कौन सी स्टोरी के अंदर आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। जिसके अंदर ज़्यादा स्टोरी के अंदर आपको लगता है कम्प्लेक्सिटी आएगी, आपने उस स्टोरी को सबसे पहले परफॉर्म करना है। तो ये 3 मेथड्स है परफॉर्म करने के, ठीक है। अब यहाँ पे जब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हो गई, सारा हमने डिज़ाइन बना लिया उस इंक्रीमेंट का, उसके बाद हमने उसको डिप्लॉय कर दिया। फॉर एग्जांपल अभी हमने नेक्स्ट स्टेप्स तो नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ पे एक डेफिनेशन हमने पढ़नी है प्रोजेक्ट वेलोसिटी की। तो वो प्रोजेक्ट वेलोसिटी जो चेक की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो फर्स्ट इंक्रीमेंट डिलीवर होने के बाद चेक की जाती है। तो प्रोजेक्ट वेलोसिटी होती ही है आफ्टर दिस प्रोजेक्ट रिलीज़ आल्सो कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट। जब हम रिलीज़ कर देते हैं तो एक्सपी टीम क्या करती है, कंप्यूट करती है प्रोजेक्ट वेलोसिटी को। प्रोजेक्ट वेलोसिटी क्या चीज़ है? इज़ द नंबर ऑफ़ कस्टमर स्टोरीज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट रिलीज़। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपको 10 फंक्शंस कहे थे परफॉर्म करने के लिए पहले इंक्रीमेंट के अंदर, तो आपने देखना है आपने उसमें से 10 में से 9 परफॉर्म किए, 8 परफॉर्म किए या 10 के 10 ही परफॉर्म किए हैं। तो जब आप ये देखेंगे कि आपने कितनी यूज़र स्टोरीज़ फर्स्ट इंक्रीमेंट के ऊपर अप्लाई की है, तो उसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट की वेलोसिटी के नंबर ऑफ़ यूज़र स्टोरीज़ जो आपने अप्लाई की हैं इंक्रीमेंट के ऊपर डिलीवरेबल सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वो आपकी क्या है, प्रोजेक्ट वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद कस्टमर जो है टाइम के साथ साथ स्टोरीज़ को ऐड भी कर सकता है। मतलब कोई 2 वीक के बाद आपके पास आता है कि ये स्टोरी की जगह आप 1 नंबर स्टोरी की जगह पे आप ये चेंज कर दें सेकंड नंबर वाली को, और या फिर सेपरेट कर सकता है, अलग भी कर सकता है कि ये वाली स्टोरी को आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट के अंदर ऐड करें। मतलब वो आपसे चेंजिंग आके आपको बोल सकता है किसी भी टाइम पे, तो आप उसकी चेंजिंग को एक्सेप्ट करें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के अंदर हमने फॉलो करना है। अच्छा, डिज़ाइन की बात कर रहे थे हम, तो डिज़ाइन के अंदर हमने फॉलो करना है कीप इट सिंपल प्रिंसिपल को। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कीप इट सिंपल स्टूपिड के नाम से शायद याद हो आप लोगों को। तो इसके अंदर हमने फॉलो करना है इसको, डिज़ाइन को, कि आप लोगों ने सिंपल से सिंपल रखना है डिज़ाइन को। इंटरनल में जो कुछ मर्ज़ी करें, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो हो एक्सटर्नल के ऊपर परफॉर्म नहीं होना चाहिए, इफ़ेक्ट ना पड़े उसका डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। तो मेन हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर हम रीफैक्टरिंग को परफॉर्म करेंगे। रीफैक्टरिंग अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी कि इंटरनल पार्ट को हमने चेंज कर सकते हैं, कोडिंग को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जब एक्सटर्नल के ऊपर ना पड़े तो इस प्रोसेस को कहेंगे रीफैक्टरिंग। अच्छा, ये डायग्राम को अगर हम देखें, यहाँ पे डायग्राम थी, ये सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए, कीप इट सिंपल, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद इसके अंदर CRC कार्ड्स को यूज़ करें। CRC कार्ड क्या है, ये यहाँ पे होगा क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, कार्ड टाइप बनाया जाता है, उसके अंदर मतलब हम एक क्लास, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं कि हमने उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस उसके लिखने हैं कि वो क्या क्या परफॉर्म कर सकती हैं। यहाँ पे अब मैं एक CRC बनाती हूँ। अब वही मसला है कि स्पेस 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 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब हम ड्रा कर लेते हैं एक CRC। यहाँ पे कर लेते हैं, ये एक CRC है, ठीक है। ये ओरिजिनल ही डायग्राम है, ये ओरिजिनल CRC है। CRC का मेन सबसे पहले यहाँ पे आता है, ये एक बॉक्स बना होता है, इसके ऊपर इसके अंदर हम लिखते हैं उस क्लास का नेम,
फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्लास का नेम था फाइल, मतलब आप एक वर्ड आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके अंदर आपने एक फंक्शन एक फ़ीचर ऐड करना है फ़ाइल का। तो फाइल के बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आते हैं, ओपन का आता है, सेव का आता है, सेव एज़ का आता है। तो आपने इसके अंदर क्या लिखने हैं, उसके फंक्शन लिख देने हैं और उसका नाम लिखना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर भी आगे फर्दर 2 बॉक्सेस बनते हैं, यहाँ पे उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे उसके फंक्शंस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार है, एक कार क्लास की अगर हम बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाएगा, उसका नाम क्या है, उसका कलर क्या है, उसका मॉडल नंबर कौन सा, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ है। और फंक्शन उसके क्या है, वो रन करती है, तो ये उसका एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, CRC। इस तरह से हमने कार्ड के ऊपर हर एक फंक्शन का, हर एक क्लास का अलग से हमने बताना है उसके डिज़ाइन में कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसके नेम क्या होंगे, या इसी तरह वो फंक्शन क्या क्या परफॉर्म कर सकती है। तो ये हमने एक CRC के थ्रू हमने डिज़ाइन को कह लें एलेबरेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को CRC की समझ लग गई है ना, CRC। उसके बाद डिज़ाइन के अंदर क्या आता है, स्पाइक सॉल्यूशंस। अच्छा, यहाँ पे स्पाइक सॉल्यूशन, स्पाइक सॉल्यूशन क्या चीज़ है कि जब आप कोई यूज़र स्टोरी को अप्लाई कर रहे हैं, डिज़ाइन उसका बना रहे हैं, लेकिन वो आपसे अप्लाई नहीं हो रही, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप उस स्टोरी को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद आपने क्या देखना है कि आपने फ़ौरन से देखना है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो इस यूज़र स्टोरी के अल्टरनेट के तौर पे काम करे, मतलब उसका आउटपुट वही आए, लेकिन थोड़ी बहुत वर्किंग के अंदर आप चेंज कर सकते हो। तो वहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है स्पाइक सॉल्यूशंस, ठीक है, जिसका मेन काम क्या, इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी ट्रू हो और जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट्स दी हैं वो भी फॉलो हो रही हों, लेकिन बस जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी वो इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर ना आए, ठीक है। और लास्ट पे रीफैक्टरिंग इसके अंदर हमने फॉलो करनी। रीफैक्टरिंग मैंने बता दिया आप लोगों को रीफैक्टरिंग क्या चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग की। अच्छा, यहाँ पे हमने डिज़ाइन के अंदर हमने डिसाइड कर लेना है कि हमने टेस्टिंग कहाँ कहाँ पे परफॉर्म करनी है, कौन कौन से फंक्शन को हमने टेस्ट करना है कोडिंग करने के बाद, तो वो भी हमने डिज़ाइन के अंदर डिसाइड कर लेना, मतलब यूनिट टेस्टिंग जो होगी हमने इसी के अंदर डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोडिंग की, मैं बार बार फिगर के ऊपर जा रही हूँ क्योंकि उसके ऊपर मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कोडिंग के अंदर क्या क्या आ सकता है। कोडिंग के अंदर क्या आ सकता है, पेयर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। पेयर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, अब मेन कंस्ट्रक्शन जो होगी वो किसके अंदर होगी, कोडिंग के अंदर, मतलब कोड कहाँ पे आपने जनरेट करना है, इसके अंदर लास्ट स्टेप ये कोडिंग इस स्टेप के अंदर। अब यहाँ पे उन्होंने बात की कि यूनिट टेस्ट आप लोगों ने क्रिएट कर लेना है। पहले तो यूनिट टेस्टिंग होगी कि आपने किस किस फंक्शन की टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। यूनिट से मुराद है फॉर एग्जांपल एक इंक्रीमेंट के अंदर आपने 10 फंक्शन बनाए हैं, तो वो 10 फंक्शन को क्या है, मैं 10 यूनिट भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो जब हमने लास्ट पे टेस्टिंग करनी है, पहले हम हर एक फंक्शन की अलग से करेंगे, फिर उसके बाद उनमें आपस में कनेक्शन करने के बाद, उनको इंटीग्रेट करने के बाद, फिर लास्ट पे पूरे के पूरे इंक्रीमेंट को टेस्ट किया जाएगा, जिसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर क्या होगा, पेयर प्रोग्रामिंग परफॉर्म की जाएगी। पेयर प्रोग्रामिंग अक्सर ये डेफिनेशन आ भी जाती है पेपर के अंदर। पेयर प्रोग्रामिंग कहते हैं कि अगर एक फंक्शन कोई परफॉर्म कर रहा है, उसकी कोडिंग कर रहा है, तो वहाँ पे 2 बंदे बैठ के वो काम परफॉर्म करें, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है, जिस तरह हम कहते हैं कि एक एक 2 नहीं होते 11 होते हैं, तो वही हिसाब इधर है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट पेयर होना चाहिए प्रोग्रामिंग का। हो सकता है एक बंदा कोडिंग कर रहा है और दूसरा उसके पास बैठा ये देख रहा है कि ये जो मेरा फेलो साथ कोडिंग कर रहा है ये यूज़र स्टोरी के अकॉर्डिंग काम परफॉर्म कर रहा है,
तो वहाँ पे अगर 2 हेड होंगे तो वो किसी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। तो पेयर प्रोग्रामिंग को यहाँ पे फॉलो करना है। अच्छा, उसके बाद टेस्टिंग फेज़ आता है। इसके अंदर हमने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है कि हमने पहले ही यूनिट टेस्ट की क्रिएशन तो कर ली थी कि हमने कहाँ कहाँ पे यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो अभी इसके अंदर हम यूनिट टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे वो सारे यूनिट्स को, और उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी लास्ट में, मतलब ओवरऑल पूरे की पूरी सिस्टम की। और लास्ट पे होगी एक्सेप्टेंस टेस्ट। एक्सेप्टेंस टेस्ट को हम कस्टमर टेस्ट भी बोल सकते हैं, मतलब हमने उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद यूज़र को वो सॉफ्टवेयर दे दिया, उसके बाद हमने उससे यूज़र की करवा लेनी है एक्सेप्टेंस कि यूज़र को कितने % वो पसंद आया है या नहीं आया, तो वो क्या है फीडबैक ले लेनी है हमने। तो ये था हमारा XP मॉडल, अजाइल मॉडल। ये इंडस्ट्रियल XP को हम लोगों ने नहीं करना। तो यही जो हमारे सिलेबस के अंदर, अब इसके अंदर हमारे 2 कवर हुए हैं टॉपिक, एक तो पेयर प्रोग्रामिंग का था और एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का, और उसके बाद हमारा आउटलाइन में एक स्क्रम रहता है, तो वो अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।